Hello everyone. Once again, welcome back to our online platform RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो आज का जो अपना सेशन रहेगा वो अगेन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आपके अपकमिंग सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए, जहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सोल्व करेंगे, कुछ टॉपिक के हम डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे मुझे लगता है कि डिस्कशन की नीड है वहाँ पे डिस्कस भी किया जाएगा। बट एमसीक्यूज का लेवल काफ़ी अच्छा रहने वाला है, काफ़ी टॉप नॉच रहने वाला है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सभी क्या करें, अपनी नोटबुक को लेके बैठे, कुछ भी नई चीज़ सीखने को मिले तो आप इमीडिएटली उसको जो है नोट डाउन कीजिए, ताकि ये क्या हो, आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए अच्छे खासे आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाए और बार बार जो है इन वीडियोस को ना देखना पड़े कि हाँ यार सर ने वो जो है वीडियो कौन सी वीडियो के अंदर बताया था, क्या बताया था। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार देखा अच्छे से देखो, एक बार फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ देखो, कुछ नया मिले लिखो। इस तरीके से हमें क्या करना है, एक तो टाइम मैनेजमेंट करते हुए अपनी स्टडी को आगे तक लेके जाना है। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। एमसीक्यू है अपना, द क्लाइंट हैज अंडरगोन ए क्रेनियोटोमी। क्लाइंट अभी क्या करवाने जा रहा है? क्रेनियोटोमी करवाने जा रहा है फॉर ए ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर के लिए विच डाटा इंडिकेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस सर्जरी। तो यहाँ पे जो कौन सा डाटा आपको, कौन सा ऑप्शन है वो आपको दिखाई देगा। अगर पेशेंट में वो साइन सिम्टम दिखाई देंगे पेशेंट में, तो आप समझोगे कि ये क्या है, एक सर्जरी का यहाँ पे क्या देखने को मिला है, कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिला है। ऑप्शंस क्या है हमारे पास में? द क्लाइंट कंप्लेंट्स ऑफ ए हेडेक एट ए 3-4 ऑन ए 1 to 10 स्केल। ठीक है, हमारे पास में एक से लेके 10 तक की नंबर की यहाँ पे क्या है, स्केल है। और क्लाइंट क्या कह रहा है कि 3 और जो 4 वाले पार्ट में इस एवरेज का बता रहा है कि मेरे यहाँ पे इतना सा ही हेडेक हो रहा है। ठीक है, मतलब माइल्ड हेडेक हो रहा है। ये कंप्लेंट है। अगर ये कंप्लेंट है तो क्या ये कॉम्प्लिकेशन है, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द क्लाइंट हैज़ ए यूरिनरी आउटपुट ऑफ 250 ml अवर लास्ट 24 आवर। अभी यहाँ पे क्या बताया कि क्लाइंट का जो यूरिनरी आउटपुट है लास्ट 24 आवर्स का वो कितना है, 250 ml। क्या ये कॉम्प्लिकेशन है? नेक्स्ट, द क्लाइंट हैज़ ए सीरम सोडियम लेवल 137 मिली इक्वलेंट पर लीटर। नेक्स्ट, द क्लाइंट एक्सपीरियंस डिजीनेस व्हेन द ट्राइंग टू गेट अप टू क्विकली। जब क्लाइंट जल्दी से बैठना चाहता है या फिर गेटअप हो रहा है अपने बेड पे, तब क्लाइंट को क्या फील हो रहा है, डिजीनेस फील हो रहा है। क्या ये एक कॉम्प्लिकेशन है इस सर्जरी की? क्या होगा अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। देखो, जब कभी भी क्रेनियोटोमी होती है तो क्रेनियोटोमी होने की कॉम्प्लिकेशन देखो यहाँ पे पता लगेगी ऑप्शन नंबर 2 में, कि यहाँ पे देखो पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है वो कितना सा हो गया है, 250 ml है लास्ट 24 आवर से। तो इससे आप क्या समझोगे कि यहाँ पे जो है वो किस प्रकार की रिस्पॉन्स, किस प्रकार का फंक्शन हो रहा है, एंटी डायूरेटिक फंक्शंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मतलब ऐसे कुछ एक्टिविटी हो गई है ब्रेन में जिसकी वजह से क्या हो गया है, एंटी डायूरेटिक फंक्शन हो रहा है। मतलब यूरिन आउटपुट तो बहुत ही कम देखने को मिला है। तो एक कंडीशंस आपने सभी ने पढ़ी होगी, कौन सी? SIADH। ठीक है, SIADH क्या होता है? सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स। ठीक है, SIADH कंडीशन यहाँ पे अकर हो सकती है क्रेनियोटोमी वाले पेशेंट्स के अंदर। इसलिए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बाकी के जो साइन सिम्टम है, बाकी की जो यहाँ पे पेशेंट्स की यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें दिखाई गई है वो सभी नियर बाई नॉर्मल है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना, यहाँ कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे केवल और केवल किस में दिख रही है, ऑप्शन नंबर 2 के में। ठीक है, तो SIADH का ध्यान में रखना क्रेनियोटोमी वाले पेशेंट के अंदर एज ए कॉम्प्लिकेशन क्या दिखाई दे सकती है आपको, SIADH। नेक्स्ट MCQ हमारा, द नर्स इज असेसिंग द क्लाइंट डायग्नोस्ड विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। अभी क्या कर रही है नर्स? एक क्लाइंट को असेस कर रही है। क्लाइंट को क्या हुआ है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस असेस हुआ है। इन एडिशन टू नकल रिजिडिटी, साथ में क्या है, नकल रिजिडिटी भी है। विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वुड द नर्स असेस। अब जो है वो नकल रिजिडिटी के साथ में कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो नर्स क्या करेगी, असेसमेंट करेगी पेशेंट का। ऑप्शंस क्या है, पॉजिटिव कजिंग साइन एंड असेंडिंग पैरालिसिस। बी क्या है, नेगेटिव कर्निंग साइन एंड फेशियल टिंगलिंग।
सी क्या है, पॉजिटिव बर्जिंस्की साइन एंड फोटोफोबिया। डी क्या है, नेगेटिव ट्रोजियस साइन एंड डिसेंडिंग पैरालिसिस। कौन सा एमसीक्यू जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा? तो देखिए इसके अंदर जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, देखो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, क्योंकि बर्जिन्स की जो साइन है वो कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा पेशेंट में, और कर्निंग साइन भी यहाँ पे क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। साथ साथ में मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट को क्या होता है, फोटोफोबिया होता है, फोनोफोबिया होता है, ठीक है, लाउड लाउड साउंड से भी उसको इरिटेशन होती है, और लाइट रेज से भी उसको क्या होती है, इरिटेशन होती है मेनिंजाइटिस वाले केसेस के अंदर। ठीक है, तो अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा, मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो देखिए मेनिंजाइटिस क्या होता है, मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन की, कोई नहीं पूछता है, बट आपको पता होना चाहिए फॉर नॉलेज। अभी देखो इस टॉपिक में हम क्या क्या देखेंगे, पूरा मैं टॉपिक डिस्कस नहीं करूंगा, बस जहाँ से एमसीक्यू बनता है वो डिस्कस करेंगे। लाइक कि एसेप्टिक मेनिंजाइटिस किसे कहते हैं, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस किसे कहते हैं, एंड चिल्ड्रंस के अंदर अगर मेनिंजाइटिस होता है तो उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, ठीक है, और बैक्टीरिया के अंदर ग्लूकोज सीएसएफ कल्चर कैसा होगा, वायरल के अंदर मेनिंजाइटिस के अंदर सीएसएफ कल्चर कैसा होगा, ये एमसीक्यूज एग्जाम में बनते हैं, तो इनको हम क्या करेंगे यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या हो गया है, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन, ये क्या लीड करेगा, सबसे पहले तो ये होता किससे है, तो ड्यू टू बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, पैरासाइट एंड नॉन इन्फेक्शियस एजेंट। अब आप बोलोगे कि सर नॉन इन्फेक्शियस एजेंट के अंदर क्या क्या आएगा, तो इसके अंदर आता है मेडिकेशंस। ठीक है, कुछ मेडिकेशंस भी होती है जो क्या कर कोज करवा सकती है, मेनिंजेस का इन्फ्लेमेशन कोज करवा सकती है एज ए साइड इफेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है आपको, पेशेंट को अगर एड्स है उसको भी क्या देखने को मिल सकता है, मेनिंजाइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसका भी एक एमसीक्यू मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, ठीक है, वो आगे आएगा। अब देखिए ये तो होगी बेसिक सी बात होगी मेनिंजाइटिस को लेके। अब देखिए इसके टाइप्स के बारे में अपन पढ़ते हैं, तो फर्स्ट वन हम क्या देखेंगे, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। फर्स्ट वन हम क्या देखेंगे, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। सबसे पहले तो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस को क्यों कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, बिकॉज वी कांट कल्चर ऑन टिपिकल बैक्टीरियल मीडिया। ठीक है, जिन बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए अपन जिस प्रकार की मीडिया का यूज करते हैं, कल्चर यूज करते हैं, उन कल्चर से अपन क्या कर सकते हैं, इनका अपन असेसमेंट नहीं कर सकते कि ये कौन सा वायरस है, कौन सा यहाँ पे फंगस है, कौन सा पैरासाइट है, इसलिए इसको क्या नाम दिया, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। ठीक है, किन किन की वजह से एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होता है, तो ये एमसीक्यू बनता है। ठीक है, पहला एमसीक्यू ये भी है, और किससे एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होता है, तो देखो वायरस, फंगस, पैरासाइट्स। ठीक है, इनको अपन क्या इनके द्वारा अगर मेनिंजाइटिस फैलता है तो इसे हम क्या कहते हैं, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट देखिए सेकंड में क्या आता है, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। पायोजेनिक मेनिंजाइटिस से आप क्या समझ सकते हो, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ये भी एमसीक्यू है, पूछा रहा था कि भाई पायोजेनिक मेनिंजाइटिस का मेन कॉज क्या होता है, तो बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस। तो कौन कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो देखिए एच इन्फ्लुएंजा, इसके बाद में
स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, नेक्स्ट नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, और इसके भी अलावा बहुत सारे यहाँ पे बैक्टीरिया है वो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे क्या बनता है आपका कि कॉजेटिव एजेंट अकॉर्डिंग टू एज। अकॉर्डिंग टू एज यहाँ पे क्या क्या पॉजिटिव एजेंट होंगे, ये एमसीक्यू एग्जाम में बनता है। सबसे पहला देखो इन्फेंट को हम लेते हैं। इन्फेंट को अगर मेनिंजाइटिस होगा तो इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सबसे पहले तो इकोलाई एंड स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप, वो भी कौन सा, बीटा। ठीक है, बीटा स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप या ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस का जो ग्रुप है वो यहाँ पे क्या है, इन्फेंट को मोस्ट कॉमन कोज करता है क्या, मेनिंजाइटिस। इसके बाद में देखो ओल्डर इन्फेंट्स या फिर किड्स, इनको अगर मेनिंजाइटिस हो रहा है तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आ जाएगा, वो क्या होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। कौन कोज करेगा इसको, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट होता है। नेक्स्ट देखिए थर्ड वन में क्या है, यंग एडल्ट। एम्स में एमसीक्यू बनता है भाई इससे। ठीक है, यंग एडल्ट को अगर मेनिंजाइटिस हो रहा है तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, चारों ही लाइन में एमसीक्यू है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं एमसीक्यू नहीं लगा रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, नहीं तो फिर थ्योरी की थोड़ी सी अपने पढ़ रखी है, बस मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सेके इसके अलावा क्या है, एल्डरली। एल्डरली जब हो जाता है पेशेंट तो यहाँ पे क्या आता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या रहते हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट रहते हैं। कौन से, सारे के सारे यहाँ पे कौन से हैं, देखो एमसीक्यूज हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं। इसके बाद में देखिए कि वायरल मेनिंजाइटिस किस कौन कौन से वायरसेस की वजह से फैलता है, तो देख लीजिए हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 1, 2, वेरिसेला जोस्टर हर्पीज, या फिर अपन कह सकते हैं इसको एंटेरो वायरस। ठीक है, एंटेरो वायरस, इनसे क्या फैलता है अपने वायरल मेनिंजाइटिस। इसके बाद में अगर आपसे पूछे कि फंगल मेनिंजाइटिस फैला तो कौन सा पॉजिटिव एजेंट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है, तो क्रिप्टोकोकस। ठीक है, इसके बाहर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो एटलीस्ट आपका एमसीक्यू नहीं जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यू आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, भाई यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज का जो है वो कंप्लीट ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू थर्ड सी पायरुवेट, कि भाई कन्वर्जन है ग्लूकोज का किस में होता है, पायरुवेट के अंदर होता है। 3 एटीपीज प्रोड्यूस इन एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, जब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है तब 3 एटीपीज यहाँ पे क्या होती है, एटीपी क्या है, एनर्जी, तो यहाँ पे 3 एटीपी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है ग्लाइकोलाइसिस के लिए। ठीक है, देखिए सारे ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, एक ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और देखिए जो न्यूट्रिशंस के एमसीक्यूज होते हैं उनमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का वो रहता नहीं है। एमएसएन में क्या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एमसीक्यूज आपको देखने को मिलते हैं, फाउंडेशन में भी कंसेप्ट लगता है, बाकी ओबीसी के अंदर भी आप देखो तो थोड़ा अपन का जो हिस्ट्री वगैरह से कंसेप्ट अपन देख सकते हैं। ठीक है, बाकी न्यूट्रिशन के अंदर डायरेक्ट एमसीक्यू बनते हैं। ठीक है, और इस ग्लाइकोलाइसिस से और क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस एमसीक्यूज का क्या है अपना करेक्ट आंसर। तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, इस एमसीक्यू को समझने से पहले आपको समझना होगा ग्लाइकोलाइसिस मीन्स क्या होता है। तो देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है तो इसका मतलब क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसका क्या कर जाना, स्प्लिट हो जाना, मतलब 2 भागों में यहाँ पे डिवाइड हो जाना या फिर स्प्लिटिंग हो जाना ग्लूकोज की। ठीक है,
उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस का क्या मतलब होता है, ब्रेकडाउन। तो देखिए, ग्लूकोज इज broken down into molecules of pyruvate एंड एटीपीज। ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया। ग्लूकोज का आगे जाके किस में ब्रेकडाउन होता है, क्या बनता है, पायरुवेट बनता है और एटीपीज बनती है। ठीक है, और कुछ फ्री एनर्जीज भी हमारे यहाँ पे बनती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, या फिर हम इसको भी ये भी कह सकते हैं मेटाबॉलिक पाथवे that convert the glucose into pyruvate। तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इस लाइन को यहाँ पे करेक्ट मान रहा है। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या बताया गया है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू थर्ड सी पायरुवेट। ठीक है, ग्लूकोज का पायरुवेट के अंदर कन्वर्जन होना ही क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं है, देखो फर्स्ट ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस होता है वो कहाँ पे होता है, ठीक है, सेल के अंदर होता है। सेल में भी कहाँ पे, जहाँ पे सेल का फ्लूइड है वहां पे देखने को मिलता है। तो सेल का फ्लूइड आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या बताया गया है, अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो एमसीक्यू बन जाता है अपना एक। जो न्यूट्रिशन में आपको इसी प्रकार से एमसीक्यू पूछेंगे, डायरेक्ट एमसीक्यू आएंगे कहाँ होता है, या फिर आपको उसको पता है तो आपको उसका आंसर दे दोगे, नहीं पता है तो आप उसका किसी भी प्रकार आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जी नहीं, ग्लूकोज का जो है कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है। कुछ कुछ पायरुविक एसिड बनता है, कुछ में एटीपीज बनता है, और कुछ यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन, यहाँ पे ग्लूकोज नहीं नहीं टूटता है। ठीक है, कुछ अमाउंट बच जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, 3 एटीपीज प्रोड्यूस इन एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, जी नहीं, यहाँ पे कितनी एटीपीज हमें बनती है, तो वो भी देखिए, ओनली एंड ओनली। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें तो ओनली एंड ओनली कितनी एटीपीज बनती है, 2 एटीपीज। ठीक है, जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो कितना एटीपीज बनता है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगा तो कितना एटीपी बनता है, 2 एटीपीज बनेगी, ना कि 3 एटीपीज। ठीक है, ये भी एमसीक्यू बन सकता है आपके। नेक्स्ट देखिए, एक और एमसीक्यू बनता है इस टॉपिक में से, वो क्या बनता है, ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे क्या होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस को ही हम क्या बोलते हैं, ईएमपी पाथवे बोलते हैं। अब ईएमपी पाथवे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके डिस्कवर किसने किया इस पाथवे का, उनके नाम पे क्या रख दिया इसको, ईएमपी पाथवे कह दिया। अब डिस्कवर करने वाले कौन कौन थे इसमें, तो देखो, एमडेम, मेयरहोफ एंड पार्नास। ठीक है, इन ये तीनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इस पाथवे का डिस्कवर किया, तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, ईएमपी पाथवे। ठीक है, तो आपको इनका नाम यहाँ पे मेमोराइज करने की कोई नीड नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ईएमपी पाथवे हम किसको कहते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस वाले पाथवे को हम क्या कहते हैं, ईएमपी। ओके, फर्स्ट एमसीक्यू आई होप आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। एक एमसीक्यू से हमने क्या 3 से 4 5 एमसीक्यू हमने और बना लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है हमारा, द वाइटामिन दोज आर नेसेसरी फॉर न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, ऐसे कौन से वाइटामिन है जो किसमें आते हैं, न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस में हेल्प करते हैं। थियामिन, राइबोफ्लाविन, साइनोकोबालामाइन, थियामिन, राइबोफ्लाविन, पायरिडोक्सिन, थियामिन, पायरिडोक्सिन, साइनोकोबालामाइन, और थियामिन, फोलिक एसिड एंड साइनोकोबालामाइन। तो क्या होगा अपने इस एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर, तो देखिए इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तो यहाँ अपना जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
देखिए प्रेगनेंसी के टाइम पे फोलिक एसिड जरूरी होता है, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ बताया हुआ नहीं है। प्रेगनेंसी के लिए फोलिक एसिड क्यों जरूरी है, ताकि वो अपना न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वगैरह का प्रिवेंशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ नहीं है, बट अगर एडल्ट के अंदर भी अगर और कौन सा विटामिन है वो भी रेस्पॉन्सिबल होता है, तो यहाँ पे क्या है, पायरिडोक्सिन ज़्यादा यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होता है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम दिखाने के लिए इन कंपेरेटिव टू फोलिक एसिड, ठीक है। तो हमने क्या आंसर माना अपना करेक्ट, थियामिन, पायरिडोक्सिन एंड साइनोकोबालामाइन, ठीक है। साइनोकोबालामाइन तो यहाँ पे कॉमन है, थियामिन कॉमन है, मगर कुछ बच्चों के फोलिक एसिड एंड पायरिडोक्सिन में कंफ्यूजन है। तो प्रेगनेंसी के अंदर फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट जरूरी होती है, बट एडल्ट के अंदर विटामिन B6 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना करता है न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस को यहाँ पे बेटर करने में। बट इनकी डिफिशियंसी होगी तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब देखने को मिलेंगे अपने को। तो अब देखिए सबसे पहले अपन किसको डिस्कस करेंगे, थियामिन को। तो देखिए इससे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि थियामिन का स्टोरेशन कहाँ होता है, ठीक है। थियामिन का अगर स्टोर की हम बात करें तो कहाँ पे देखने को मिलता है, लीवर के अंदर। मगर देखिए आप सभी ने पढ़ा होगा कि देखिए वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन की हम बात करें तो कौन कौन सा होता है, विटामिन बी एंड विटामिन सी। मतलब बी से आप क्या समझते हो, बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन। तो इससे एक बात समझ में आती है कि जब हम विटामिन लेते हैं बी कॉम्प्लेक्स तो प्राइमरीली उनका स्टोर कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। लंबे टाइम तक स्टोर नहीं रहेंगे बॉडी के अंदर, बस ये वाटर के साथ में एक्सक्रिएट होते जाएंगे। मगर प्राइमरली अगर स्टोर हम बात करें बॉडी में कुछ लेंगे तो थोड़े टाइम के लिए तो वो जमा होगा, बट लंबे टाइम तक नहीं होगा। थोड़े टाइम के लिए कहाँ पे रहता है, वो लीवर के अंदर। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू क्या बनेगा इससे, एब्जॉर्प्शन से। तो विटामिन B1 का एब्जॉर्प्शन कहाँ देखने को मिलता है, तो ये एब्जॉर्प्शन कहाँ देखने को मिलता है, ड्यूडेनम में, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बन गया अपना कि एब्जॉर्प्शन कहाँ देखने को मिलता है, ड्यूडेनम में। इसके बाद में देख लीजिए एक बार फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। फैट सोल्यूबल में A, D, E एंड K, ये क्या है अपनी बॉडी में स्टोर रह सकते हैं। तो इनके यहाँ पे नॉर्मली डिफिशियंसी नहीं देखने को मिलती है पेशेंट में। ज़्यादा डिफिशियंसी किसमें देखने को मिलती है, अगर होती है तो विटामिन बी एंड विटामिन सी। क्यों मिलती है, क्योंकि ये क्या है, वाटर सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू अब क्या है, विटामिन B1 की क्या देखने को मिले अपने को, डिफिशियंसी देखने को मिले। तो क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, नेस्टिगमस, एटेक्सिया, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, ठीक है। अब ये जो तीनों साइन सिम्टम हैं ये किसके अंदर देखने को मिलेंगे, दीज आर द ट्रायड ऑफ वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम, ठीक है। वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम कहाँ किसमें देखने को मिलेगा, विटामिन B1 की डिफिशियंसी वाले पेशेंट के अंदर। अगर टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम इसके अंदर देखने को मिलेगा पेशेंट में। तो ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन। ये साइन एंड सिम्टम में नहीं आएगा, ये किसमें आएगा, कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आएगा कि विटामिन B1 की डिफिशियंसी से क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। तो वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम या फिर वर्निक कोर्साकॉफ एंसेफेलोपैथी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये तीनों क्या है, ट्रायड है किसके, वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम के। ये एक तरीके से क्या है, साइन सिम्टम भी है, बट ये ट्रायड किसके हैं, लाइक ट्रायड का मतलब क्या होता है कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाले फीचर देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर। लाइक ICP के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था ट्रायड, और मफल जो आपने पढ़ा था कार्डियक इफ्यूजन वगैरह होता है उसके अंदर भी मैंने आपको ट्रायड पढ़ाया था, ठीक है। इसके बाद में देखिए और क्या साइन सिम्टम देखने को मिलता है, वेट बेरी बेरी, एंड दूसरा क्या होता है, ड्राई बेरी बेरी, ठीक है। तो बेरी बेरी जो डिजीज है किसकी डिफिशियंसी देखने को मिलती है, तो विटामिन B1 की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। तो वेट बेरी बेरी के अंदर क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो टेकिकार्डिया, डिस्निया और एडिमा। क्यों, वेट है तो एडिमा तो होना ही है। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू बनता है इंपॉर्टेंट कि वेट बेरी बेरी जो है वो किसको यहाँ पे इन्वॉल्व करती है, लाइक कौन से बॉडी ऑर्गन को इन्वॉल्वमेंट करेगी, कार्डियक,
ध्यान में रखना, कार्डियक और ड्राई बेरी है किसको करती है, नर्वस सिस्टम। एमसीक्यू दोनों से बना हुआ है। देखो मेनली अपन क्या एमसीक्यू डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे कि अब इन टॉपिक्स को मैं एक एक में एमसीक्यू करके लाऊं तो उसके वो आपका थोड़ा टाइम उसके अंदर ज़्यादा खर्च होगा। तो मैं आपको डायरेक्ट एमसीक्यू बता रहा हूँ कि विटामिन थियामिन से आपको क्या एमसीक्यू देखने को मिले हैं अब तक। अब देखिए ड्राई बेरी के अंदर क्या क्या साइन सिम्टम आते हैं, तो यहाँ पे जो है वो क्या देखने को मिलता है, पेरीफेरल न्यूरोपैथी। इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, पेन, कन्फ्यूजन। ठीक है, ये सारे सिम्टम किसको रिस्पॉन्सिबल है, नर्वस सिस्टम के। और ड्राई बेरी वाले सारे सिम्टम किसके अंदर देखने को मिलेंगे आपको, वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम्स के अंदर। अब देखिए कोई पेशेंट है जिसके अंदर वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता क्या, तो देखो आप सभी ने पढ़ा होगा कि थियामिन की डिफिशियंसी अगर किसमें देखने को मिलती है तो वो किसमें देखने को मिलती है, ऐसे पेशेंट जो क्या हो, क्रोनिक एल्कोहलिज्म हो। ठीक है, लंबे टाइम से अगर एल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं उनमें क्या देखने को मिलता है, थियामिन की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। अब देखिए थियामिन की डिफिशियंसी होती है तो ये क्या कॉज करती है, देखो नर्वस सिस्टम वाला अभी आपके यहाँ पे समझ में आएगा भाई नर्वस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स किस प्रकार से, वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम यहाँ पे ड्राई बेरी किस प्रकार से अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो देखो थियामिन की डिफिशियंसी होगी, थियामिन डिफिशियंसी होने से क्या हो गया, देखिए ब्रेन के अंदर क्या हो गया, इस्चेमिया हो जाएगा, या फिर आप इसको समझ सकते हो ब्रेन के अंदर क्या हो गया, सेल डेथ हो गया। अब ब्रेन के अंदर सेल का डेथ होने को हम क्या बोलते हैं, वर्निक्स एंसेफेलोपैथी कहते हैं इसको हम। ठीक है, अब वर्निक्स एंसेफेलोपैथी को टाइम पे अगर ट्रीट नहीं किया जाएगा तो ये क्या कर देगा, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स यहाँ पे साइकेट्रिक सिम्टम्स जैसे प्रेजेंट कर देगा पेशेंट के अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं, कोर्साकॉफ कोर्साकॉफ सिम्टम्स यहाँ पे इनको हम बोल देंगे कोर्साकॉफ सिंड्रोम हम यहाँ पे इसे कहेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी है, अगर कोई बंदा है वो क्या कर रहा है, क्रोनिक एल्कोहलिज्म, तो क्या हो जाएगा, थियामिन की डिफिशियंसी हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी। तो प्राइमरली क्या सैम सिम्टम देखने को मिलेंगे, देखिए वर्निक्स एंसेफेलोपैथी है तो क्या देखने को मिलेगा, ऑफ्थेल्मोप्लेजिया। मैंने अभी आपको बताया था ऑफ्थेल्मोप्लेजिया क्या है, ट्रायड है। ऑफ्थेल्मोप्लेजिया देखने को मिलेगा, अटैक्सिया देखने को मिलेगा। अब देखिए कोर्साकॉफ सिंड्रोम है तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, साइकोसिस सिम्टोम आ जाएंगे पेशेंट के अंदर। ठीक है, पेशेंट कैसा रहेगा, एमनेसिया रहेगा, मेमोरी का भी यहाँ पे कंप्लीट तरीके से कंप्लीट या फिर इनकम्प्लीट तरीके से मेमोरी इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी पेशेंट को। अब देखिए कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आप सभी के एमसीक्यू एग्जाम के अंदर पूछते हैं भी, तो देखिए ध्यान में रखना, जब कभी भी कोई बेरी वाला पेशेंट होता है तो देखिए हम उसको क्या देते हैं, आईवी ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं अभी अपन, तो हम ट्रीट कैसे करें बेरी को, तो आईवी थियामिन का अपन क्या देते हैं, सप्लीमेंटेशन देते हैं। मगर देखिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, क्या एमसीक्यू बनेगा, तो एमसीक्यू बनेगा अवॉइड ग्लूकोज बिफोर थियामिन सप्लीमेंटेशन। अब ग्लूकोज को अवॉइड क्यों करना है हमें, बिकॉज इट कैन प्रिसिपिटेट द एनसेफेलोपैथी। ठीक है, ये जो एनसेफेलोपैथी में बात कर रहा हूँ, इस एनसेफेलोपैथी को अगर आपको प्रिवेंट करना है तो आप क्या क्या करोगे, ग्लूकोज को अवॉइड करोगे जब आप थियामिन दोगे पेशेंट को। ठीक है, ड्यूरिंग थियामिन का क्या करना है, आपको ग्लूकोज को अवॉइड करना है, अवॉइड मतलब थोड़ा नॉर्मल मात्रा में देना है, उससे ज़्यादा अपन ग्लूकोज पेशेंट को अवॉइड करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि ये क्या कर देगा, एनसेफेलोपैथी को प्रिसिपेट कर देगा, एग्रीवेट कर देगा, या फिर उसको स्टिमुलेट कर देगा, भाई एनसेफेलोपैथी ज़्यादा होगी उससे। ठीक है, इसलिए ये एमसीक्यू आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा हुआ है, आगे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बात होगी अपनी किसकी, थियामिन की। तो थियामिन के रिलेटेड इससे बाहर आपको एमसीक्यूज नहीं देखने को मिलेंगे, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पूछ सकते हैं। ठीक है, लाइक अटेक्सिया हो रहा है तो क्या करेंगे, ठीक है, इस प्रकार के एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। अभी क्या है अपना पायरिडोक्सिन, ठीक है, केवल और केवल एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन को हम क्या किस नाम से बोलते हैं, इसको हम कहते हैं वाइटामिन B6। ठीक है, विटामिन B6 को हम क्या बोलते हैं, पायरिडोक्सिन।
अब जब देखिए पायरिडोक्सिन की डिफिशियंसी होगी तो ये क्या करता है, सबसे पहले देखिए डिफिशियंसी की पहले अपन एक और डिस्कस करते हैं कि पायरिडोक्सिन किस प्रकार से हेल्प करता है न्यूरोलॉजिक फंक्शंस के लिए। ठीक है, तो देखिए हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, अब देखिए न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से के अंदर सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो देखिए गाबा, सीरेटोनिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन, इन सबको सिंथेसिस के अंदर भी काम करता है कौन, अपना पायरिडोक्सिन। इसलिए पायरिडोक्सिन क्या है, रेस्पॉन्सिबल होता है न्यूरोलॉजिक फंक्शंस को डिस्टर्ब करने के लिए अगर उसका लेवल कम हो जाएगा बॉडी के अंदर। ठीक है, और अब देखो अगर इसका लेवल यहाँ पे क्या देखने को मिले, डिक्रीज देखने को मिले, तो आपको क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। न्यूरोलॉजिक फंक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं भी यहाँ पे, तो क्या देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, सीजर देखने को मिलेंगे, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है, सीजर देखने को मिलेंगे, पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलेगी, मतलब क्या टिंगलिंग सेंसेशन आएंगे, पैरास्थीसिया हो जाएगा लेग्स के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार के सिम्टम यहाँ पे किसकी डेफिशिएंसी देखने को मिल रहा है, आपको पायरिडोक्सिन की डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखो डिक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, देखिए एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है यहाँ से भी, इसे हम क्या कहते हैं, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। देखो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने नाम नहीं सुना होगा या पढ़ा होगा, भूल गए होंगे। ठीक है, तो देखो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, बॉडी unable to use iron from हीम सिंथेसिस। ठीक है, जो हीम सिंथेसिस होता है तब क्या होता है, आयरन अपने पास में आता है, पर अगर बॉडी क्या करती है उसका यूज नहीं कर पाती है ढंग से, तब क्या होगा, बॉडी के अंदर आयरन का यहाँ पे लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा, बट आयरन का लेवल ज़्यादा होते हुए भी एनीमिया हो जाएगा पेशेंट को। इसे हम क्या बोलेंगे, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। अब देखिए कुछ एंजाइम्स, कुछ ड्रग्स वगैरह होती है जो क्या करती है, B6 की डिफिशियंसी के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, वो कौन कौन सी है, फर्स्ट वन कौन सी है, आइसोनियाजिन, एंड सेकंड कौन सी है, ओसीपी, मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है वो भी क्या करती है, विटामिन B6 के एब्जॉर्प्शन को यहाँ पे डिक्रीज करती है। तो एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देगी तो क्या कर देगी, इंक्रीज एक्सक्रिएशन, अपने बॉडी से विटामिन B12 का सॉरी B6 का क्या होगा, एक्सक्रिएशन यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो देखिए डर्मेटाइटिस विथ चेलोसिस, और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ग्लोसाइटिस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मैंने आपको बता ही दिया है। देखो अब यहाँ पे क्या एनीमिया होता है, एनीमिया किस प्रकार का देखने को मिलता है, ये होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, एमसीक्यू बनता है कि विटामिन B6 की डिफिशियंसी से किस प्रकार का एनीमिया देखने को मिलेगा आपको, तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया आपको जो है वो कंडीशन देखने को मिलेगी। अब इसको ट्रीट करने के लिए अपना क्या है, आरडीए। तो देखो आरडीए मैन में कितना होना चाहिए, मैन की एज अगर मैं देखूँ तो प्री एडल्टहुड टू लेके 51 ईयर की एज के अगर हम बात करें कितना होना चाहिए, 1.3 mg। ठीक है, मोर देन 51 ईयर से बात करें तो 1.7 mg। अब हम बात करें प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर कितना रहना चाहिए, तो 2 mg तक जो है वो विटामिन B6 की नीड होती है यहाँ पे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किसको, साइनोकोबालामिन को। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर डिस्कशन मत करो, तो मैं क्या करूंगा, इनका इतना डिस्कशन नहीं करूंगा। बस मेरा यही है कि आपको एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ठीक है, क्योंकि एक सेशन के अंदर इतने सारे एमसीक्यूज बताना इम्पॉसिबल होता है, तो मेरा ये पैटर्न रहता है कि आपको साथ साथ में इनके एमसीक्यूज बताऊंगी और यहाँ से क्या एमसीक्यू बनेगा। तो आपको अगर ज़्यादा इसे लाइक डिस्कशन से अगर आपको थोड़ा ऐसे लगे कि सर इतना डिस्कशन मत करो, हमें तो बस क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपको क्वेश्चंस ज़्यादा चाहिए, एक्सप्लेनेशन आपको कम चाहिए। अगर ठीक लगता है तो आप बोल सकते हो सर कीप इट अप, एंड मतलब आपको ये पैटर्न अच्छा लग रहा है
ठीक है, बस थोड़ा आप मुझे फीडबैक देते रहिएगा। देखिए साइनोकोबालामाइन से भी एमसीक्यू आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए साइनोकोबालामिन का किस प्रकार से एब्जॉर्प्शन होता है। सबसे पहले तो कि हमने क्या किया, डायट्री कोबालामिन हमने इनटेक किया, ठीक है। डायट्री कोबालामिन को इनटेक किया, ये किस में रहता है, देखो प्रोटीन वाले फूड्स के अंदर, ठीक है। जो प्रोटीन रिच फूड्स होते हैं उनके अंदर क्या रहता है, कोबालामाइन आपको जरा देखने को मिलता है। अब ये क्या, अब ये इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, गैस्ट्रिक HCl एंड प्रोटीएज एंजाइम के साथ में। अब ये दोनों क्या कर देंगे, इसको फ्री कोबालामिन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। फ्री कोबालामिन के साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। अब दोनों का यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ में मैच्योरेशन कंप्लीट होने के साथ में क्या करेंगे, आरबीसी डेवलपमेंट में ये हेल्प करेंगे, ठीक है। और इनका एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है, डिस्टल इलियम में। ये भी ध्यान में रखना, एमसीक्यू बन सकता है। इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ में कोबालामाइन जो है, साइनोकोबालामाइन, वो क्या करता है, आरबीसी के मैच्योरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इसको अभी जरा आपको ध्यान में नहीं देना, इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन कराऊंगा, ठीक है। तो ये तो हो गई बात सुपरफिशियली बात की भाई साइनोकोबालामिन जो है वो किस प्रकार से हमारी बॉडी में क्या क्या एक्शन वगैरह। अब देखो बात किस प्रकार से एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होने के बाद में ये क्या क्या काम करता है, ठीक है। तो क्या क्या काम करेगा ये, सबसे पहले तो देखो न्यूरोलॉजी की बात कर रहे हैं अपन, तो न्यूरोलॉजी की बात करते हैं तो माइलिन सिंथेसिस, जो माइलिन शीट्स होती है न्यूरॉन्स के ऊपर, वो क्या करते हैं, माइलिन शीट के सिंथेसिस के अंदर कौन हेल्प करता है, तो साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन डिफिशियंसी होगा तो ऑफकोर्स आपको जो है वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद में और क्या देखने को मिलेगा, डीएनए आरएनए के अंदर भी ये हेल्पफुल रहता है इनकी प्रोसेस के अंदर। इसके बाद में हिमेटोपोइसिस, ठीक है। हिमेटोपोइसिस से आप क्या समझ सकते हो, आरबीसी के अंदर किसी न किसी प्रकार का रोल है इसका, ठीक है, आरबीसी को डेवलप मैच्योरेशन करने के अंदर। और इसके बाद में जो हमारी जीआई की जो म्यूकोसा है उसका मेंटेन भी कौन करता है, साइनोकोबालामाइन, ठीक है। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे देखने को मिलेगी अगर इसका डिफिशियंसी होगा तो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हिमेटोपोइसिस होता है। अब हिमेटोपोइसिस वाली कंडीशन के अंदर एक हमारे पास में क्या नहीं है, साइनोकोबालामाइन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, क्रिएट एबनॉर्मली लार्ज इरिथ्रोसाइट, ठीक है। अबनॉर्मली लार्ज इरिथ्रोसाइट को ये बनाएगा। तो इरिथ्रोसाइट कैसी हो जाएगी, इसे हम क्या नाम दे सकते हैं, मैक्रोसाइटोसिस। तो जो देखिए इरिथ्रोसाइट लार्ज होते हुए भी यहाँ पे क्या है, उनका मैच्योरेशन वगैरह वो सब प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, तो एक तरीके से ये किसको लीड कर रहे हैं, एनीमिया को। तो इस प्रकार के एनीमिया को हम क्या बोलते हैं, मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया। अब देखिए मैं आपको कुछ को डाउट होगा कि यहाँ पे तो इंट्रिंसिक फैक्टर भी काम करते हैं। जी हाँ, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करते हैं, साइनोकोबालामाइन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अब देखो जब इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं है तो अपने पास में क्या नहीं आएगा, साइनोकोबालामाइन नहीं आएगा, तो ये किसको लीड कर देगा, इनडायरेक्टली मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया को ये क्या कर देगा, लीड कर देगा, ठीक है। अब देखिए मैगेलोब्लास्टिक यहाँ पे एनीमिया क्यों हो रहा है, साथ साथ में देखो मैगेलोब्लास्टिक होने की वजह से क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए एनीमिया क्यों हो रहा है यहाँ पे, कि भाई आरबीसी तो बन चुकी है तो एनीमिया क्यों होगा। तो देखिए जब बड़ी साइज की आरबीसी बनती है तो देखो एक तो इनकी क्या रहती है, मेम्ब्रेन जो रहती है वो कैसी हो जाएगी, फ्रेजाइल हो जाएगी, ठीक है। और डिफेक्टिव सेल्स बनेगी इसके अंदर। इसलिए आरबीसी का जो लाइफ स्पान है वो भी कैसा होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। जो नॉर्मल लाइफ स्पान होता है 120 डेज, तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, एनीमिया देखने को मिलेगा। एनीमिया भी कैसा कि भाई मेगलोब्लास्टिक सेल्स यहाँ पे बन रही है बट फिर भी क्या हो रहा है, एनीमिया हो रहा है। क्यों हो रहा है सर, इसलिए यहाँ पे एनीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो एमसीक्यू बन सकता है इससे। नेक्स्ट मैं बात करूं तो इसका क्या होना चाहिए, आरडीए, कि भाई यहाँ पे आरडीए की बात करें तो आरडीए कितना रहना चाहिए। तो देखिए चाइल्ड्स के अंदर जो है वो आरडीए कितना होना चाहिए, तो
1.3 टू 1.8 mg, 8 माइक्रोग्राम सॉरी। और एडल्ट के अंदर हम बात करें, एडल्ट का अपन बोले तो 14 टू लेके मोर देन 14 ईयर की एज की अपन बात करें, प्री एडल्टहुड, ठीक है। तो इसके अंदर कितना रिक्वायरमेंट रहता है, 2.4 माइक्रोग्राम। ओके। दूसरा देखिए यहाँ पे एक और प्रकार का एनीमिया देखने को मिलता है आपको। इस एनीमिया का क्या नाम है, पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। मेगलोब्लास्टिक तो होता है, मगर दूसरा एनीमिया कौन सा होता है, पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया क्यों होता है यहाँ पे, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। अब देखो इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे कहाँ रहते हैं, मैंने अभी आपको बताया था जीआई म्यूकोसा के अंदर। अब जीआई म्यूकोसा का प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मेंटेनेंस रहेगा तो इंट्रिंसिक फैक्टर भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। इसलिए प्रॉपर तरीके से इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं रहेंगे तो हमारी बॉडी में तो क्या क्या कॉज करेगा, पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है, ऑटो इम्यून रिएक्शन। ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा किसको, पेराइटल सेल को। अब जब पेराइटल सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो ये क्या करेगा, डिक्रीज इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोडक्शन की। भाई इंट्रिंसिक फैक्टर का प्रोडक्शन कौन कर रही थी, पेराइटल सेल। एमसीक्यू हो गया आपका। अब जब पेराइटल सेल कोई डिस्ट्रक्शन हो जाता है ड्यू टू ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स तो क्या होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर भी यहाँ पे नहीं बनेंगे। अब देखिए इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेंगे तो क्या नहीं होगा, साइनोकोबालामिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे साइनोकोबालामिन का कम हो जाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, तो जिसकी वजह से क्या है, आपको पर्नीशियस एनीमिया वाली कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। और क्या क्या यहाँ पे साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, इंट्रिंसिक फैक्टर डिफिशियंसी की वजह से या फिर आप बोल सकते हो साइनोकोबालामाइन की डिफिशियंसी से। तो एक देखिए कंडीशन और देखने को मिलती है, इंक्रीज हीमोलाइसिस। मैंने भी आपको बताया था आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, जॉन्डिस की कंडीशन भी पर्नीशियस एनीमिया डिफिशियंसी या फिर साइनोकोबालामाइन डिफिशियंसी की वजह से देखने को मिल सकती है। दूसरा मैंने आपको बताया था माइलिन शीथ भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शन। अब कॉग्निटिव फंक्शंस की बात करें तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, जो उसकी थिंकिंग मेमोरी है वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, पैरास्थेसिया, ठीक है, गेट डिस्टर्बेंस। तो इस प्रकार के साइन सिम्टम है जो आप किसके अंदर पढ़ोगे, न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस के अंदर। तो देखो आज हमने क्या किया, थियामिन को पढ़ लिया, पारिडोक्सिन को पढ़ लिया एंड साइनोकोबालामिन को पढ़ लिया। नेक्स्ट जब न्यूट्रिशन की क्लास होगी तो अपन क्या करेंगे, इनको आगे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया, देखो फोलिक एसिड प्रेगनेंसी के अंदर हेल्प करता है, मगर पारिडोक्सिन की भी मैंने आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूअर परफॉर्म फॉर शोल्डर डिस्टोशिया, ठीक है। ड्यूरिंग लेबर क्या हो, अगर हो जाए शोल्डर डिस्टोशिया हो जाए तो इसको रिजोल्व करने के लिए आपको जो है वो कौन सा मेन्यूअर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। ऑप्शंस क्या है अपने पास में, मैक्रोबर्ट मेन्यूअर, रूबिन्स मेन्यूअर, बोथ ए एंड बी, या फिर लियोपोल्ड्स मेन्यूअर। कौन सा मेन्यूअर है जो काम आएगा किसके लिए, शोल्डर डिस्टोशिया को रिजोल्व करने के लिए। तो देखिए शोल्डर डिस्टोशिया से आप क्या समझते हो कि जो बेबी का जो शोल्डर है वो नॉर्मल तरीके से क्या हो गया, आउट नहीं हो पा रहा है। या फिर आप कह सकते हो कि ये क्या है, बेबी का शोल्डर है, ये बेबी का हेड है, और ये क्या है, प्यूबिक बोन है। तो बेबी का जो एंटीरियर शोल्डर है वो क्या हो गया, स्टक हो गया सिम्पाइसिस प्यूबिस के अंदर, ठीक है, या फिर मैटरनल प्यूबिस के अंदर क्या हो गया, स्टक हो गया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, शोल्डर डिस्टोशिया, ठीक है। इसको क्या है कुछ तरीके से अपन यहाँ पे रिजोल्व कर सकते हैं। तो अपना ऑप्शन क्या जाएगा इसके अंदर करेक्ट, बोथ ए एंड बी, ठीक है। मैक्रोबर्ट मेन्यूवर और रूबिन्स मेन्यूवर जो हैं वो दोनों ही मेन्यूवर किसके अंदर काम आते हैं, शोल्डर डिस्टोशिया के अंदर, ठीक है।
देखो मैक रोबोट मैन्यूअर के अंदर क्या करते हैं, लाइक ये क्या है, मदर किस पोजीशन में है, लिथोटोमी पोजीशन के अंदर है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, मैक रोबोट में क्या करते हैं कि इधर इस साइड में क्या हो गया, मदर का एब्डोमेन है। इसमें क्या करते हैं कि जो मदर का एब्डोमेन है और इस लेग को क्या करते हैं, मदर के एब्डोमेन के साइड के अंदर क्या करते हैं, फ्लेक्शन करते हैं। इसे हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं, हाइपर फ्लेक्सिंग द मदर्स लेग टाइटली टू हर एब्डोमेन, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, मैक रबट मैन्यूअर। इसकी वजह से क्या होगा, पेल्विस है वो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, और जो शोल्डर डिस्टोशिया वाली कंडीशन है वो यहाँ पे ठीक हो जाएगी। इसके अलावा देखो रूबिन्स मैन्यूअर, ये भी किस में काम आता है, शोल्डर डिस्टोशिया के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या करते हैं, सुप्रा प्यूबिक प्रेशर डालते हैं, ओके। एक और होता है रूबिन सेकंड, वो भी इसी के अंदर काम में लेते हैं। इसके अलावा एक मैन्यूवर और होता है जिसके हम क्या नाम देते हैं, गैस्किन मैन्यूवर। तो गैस्किन मैन्यूवर को भी किस में काम में लिया जाता है, शोल्डर डिस्टोशिया को रिजोल्व करने के लिए, ठीक करने के लिए ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं एक प्रकार की इमरजेंसी कंडीशन भी शोल्डर डिस्टोशिया होती है, तो इसके अंदर आपको फर्स्ट कॉल फॉर हेल्प करना है, ठीक है। बाकी के मैन्यूवर्स वगैरह है वो आपको पता होना चाहिए अगर आप गायनेकोलॉजिकली लेबर वार्ड में काम कर रहे हो तो। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, कसनर साइन इज एन इंडिकेशन ऑफ, ठीक है। जो कसनर साइन होता है वो किसका इंडिकेशन है, अच्छा एमसीक्यू है, बन सकता है एग्जाम के अंदर। ऑप्शन क्या है अपने पास में, प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा सेपरेशन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या फिर इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ। कसनर साइन इज एन इंडिकेटर ऑफ, तो देखिए इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ के लिए अगर आपको साइन पूछें तो यहाँ पे कौन सा साइन आता है, तो ये आता है क्या, रॉबर्ट साइन। क्या साइन आता है, रॉबर्ट साइन। रॉबर्ट साइन क्या होता है, जब आप क्या करते हो, इट इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ फीटल डेथ। कौन सा होता है, रॉबर्ट साइन। क्या होता है इसके अंदर, आप क्या करते हो, एक्सरे करते हैं, ठीक है। एक्सरे के अंदर आप क्या देखते हो, गैसेस देखते हो कि किसके अंदर, फीटल वेसल्स के अंदर, ठीक है। जो गैसेस आपको देखने को मिलेगी किसके अंदर, फीटल वेसल्स के अंदर। वेसल्स भी कैसी, ग्रेट वेसल्स के अंदर, ठीक है। जो ग्रेट वेसल्स के अंदर गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा, रॉबर्ट साइन कहेंगे इसको हम, ठीक है। इसके बाद में देखिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर आपको साइन देखना है, तो आप क्या देखोगे, नाइफ लाइक शार्प पेन होता है यहाँ पे, तो आपसे जो साइन के बारे में पूछा गया है ये किसके अंदर देखने को मिलता है, ये मिलेगा आपको प्लेसेंटल सेपरेशन के अंदर, ठीक है। तो जब प्लेसेंटा सेपरेट होगी तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, साइन के अंदर करते क्या है, लाइक ये हमारा क्या है, यूट्रस है। यूट्रस से क्या थी, प्लेसेंटा यहाँ पे क्या हो चुकी है, सेपरेट हो चुकी है, बाहर आ चुकी है, ठीक है। तो अब पहले अपन ने क्या किया था, प्लेसेंटा को खींचा था, तब यूट्रस भी क्या आया था, नीचे की साइड में आया था थोड़ा सा। तो अब क्या है, प्लेसेंटा सेपरेट होने के बाद में यूट्रस को अपन ने क्या किया, वापस अपनी जगह पे सिचुएट किया, मतलब इसको वापस अपवर्ड डायरेक्शन में खींचा। तो ये प्लेसेंटा जो है वो इसके साथ में अब ऊपर की साइड में नहीं गई। अगर इसके साथ में अटैच होती तो जिस प्रकार से अपन यूट्रस को अपर पोल में लेके जाते हैं उसी प्रकार से प्लेसेंटा भी अंदर की तरफ जाती है वापस। बट यहाँ पे अपन क्या देखते हैं, प्लेसेंटा सेपरेट हो जाती है तो प्लेसेंटा का जो है वो मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है, केवल और केवल यूट्रस का ही मूवमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे प्लेसेंटा जो है वो बाहर अपने को अपनी जगह पे स्थित रहती है, ठीक है, एक जगह पे रहती है। तो ये साइन किसको डिनोट करता है, प्लेसेंटा सेपरेट हो गई है, ओके। तो प्रेगनेंसी के लिए तो आपके जो एससीजी वगैरह जो खूब सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी के 3 साइन होते हैं, प्रीजम्पटिव, प्रोबेबल, कंफर्मेटरी साइन, ठीक है, वो अपन फिर कभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ब्लीडिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर
विथ नो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, इसके साथ में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं देखने को मिला है, और पेन एंड नो डायलेशन ऑफ सर्विक्स इज इंडिकेट, किसी प्रकार का यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, पेन नहीं है, और सर्विक्स का डायलेशन भी नहीं देखने को मिला है। किस प्रकार का कंडीशन है ये, थ्रेटेंड अबॉर्शन है, कंप्लीट अबॉर्शन है, इनवाइटेबल अबॉर्शन है, या फिर मिस्ड अबॉर्शन है। अबॉर्शन से एक एमसीक्यू कंफर्म देखने को मिलता है कई बार एग्जाम्स के अंदर। तो क्या रहेगा इसके अंदर अपना आंसर, देखो इसका जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा क्या, थ्रेटेंड अबॉर्शन, ठीक है। आंसर क्या रहेगा इसका, थ्रेटेंड अबॉर्शन। तो देखिए थ्रेटन अबॉर्शन से आप क्या समझोगे, ठीक है। थ्रेटन अबॉर्शन मतलब क्या हो गया कि ये केवल और केवल क्या कर रहा है, थ्रेट दे रहा है कि अबॉर्ट हो जाएगा, केवल हमें डरा रहा है, ठीक है। थ्रेट देना मतलब क्या हो गया, डराना। तो इसे हमने क्या नाम दिया, थ्रेटेंड अबॉर्शन। तो क्या मतलब होता है, प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन हैज स्टार्टेड बट not progressed to a state which recovery is not possible। मतलब थर्टन अबॉर्शन एक प्रकार का क्या है, अबॉर्शन की प्रोसेस है। तो ये स्टार्ट तो हो जाता है, अबॉर्शन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट तो हो जाती है, मगर इतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती कि वहाँ पे जो है वो पीरियड ऑफ कॉन्सेप्शन है वो क्या, या फिर मतलब जो पार्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है वो उसकी रिकवरी नहीं की जा सके, मतलब अबॉर्ट होने से नहीं बचाया जा सके, इतना भी ये प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, थ्रेटन्ड अबॉर्शन। अब इसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलता है, देखो ब्लीडिंग होती है फीमेल को, कैसी होती है, पेनलेस, ठीक है। और साथ साथ में लो बैक एक होती है, ठीक है। हल्का सा कमर दर्द होता है, या फिर लोअर यूट्राइन पोल में एकदम माइनर सा पेन होता है, बट ब्लीडिंग मेनली यहाँ पे क्या रहती है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर रहती है इसका, ठीक है। अब देखिए क्या होता है इसके अंदर, फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं किसको, थ्रेटन्ड अबॉर्शन को, डेफिनेशन हमने देख ली। तो देखो थ्रेटन्ड अबॉर्शन के अंदर होता क्या है, ब्लीडिंग क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है, और क्या रहता है, एब्डोमिनल पेन कैसा रहता है, डिक्रीज रहता है, ठीक है। किसी प्रकार का एब्डोमेन पेन कम देखने को मिलता है, फिर लोअर डिक्रीज देखने को मिलेगा। इसके बाद में नो पीरियड ऑफ कॉन्सेप्शन, या फिर आप कह सकते हो पार्ट ऑफ कॉन्सेप्शन इज एक्सपल्सन। पार्ट ऑफ कॉन्सेप्शन से आप क्या समझते हो, फीटस। तो फीटस का यहाँ पे किसी प्रकार से एक्सपल्शन नहीं देखने को मिलता है, जबकि ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, एंड लोअर पोर्शन में एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट के अंदर। अब इसके अंदर देखो क्या क्या आप इसको डायग्नोज कैसे करोगे, इससे भी एमसीक्यू बनता है। तो देखो सबसे पहले तो क्या रहता है, देखिए क्या बताया इसको, नो डायलेशन ऑफ सर्विक्स, ठीक है, किसी प्रकार का सर्वाइकल ओएस का डायलेशन नहीं हुआ है, तो क्या कह सकते हैं अपन, सर्वाइकल ओएस जो है वो क्या है, इंटैक्ट है, मतलब नो डायलेट है, किसी प्रकार डायलेशन नहीं देखने को मिला है। कार्डियक फीटल कार्डियक मोशन भी देखने को मिलता है इसके अंदर, फीटल कार्डियक मूवमेंट भी क्या है यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे फीटल भी इतना डिस्ट्रेस में नहीं है, मगर अबॉर्शन की प्रोसेस जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अपन को इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ेगा। अब देखो इसको ट्रीट हम किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे जो है मदर को बोलेंगे कि आपको क्या करनी है, कंप्लीट रेस्ट करनी है। साथ साथ में आप क्या करोगे, यूएसजी से फॉलोअप लेते रहोगे कि बच्चा जो है वो ठीक है, उसकी कंडीशंस कैसी है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से एमसीक्यू आएगा, और डायग्नोसिस से एमसीक्यू पूछते हैं। इसके अंदर वो होता क्या, थ्रेटन अबॉर्शन बेसिकली कब देखने को मिलता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ये
हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द नर्स इज इंस्ट्रक्टिंग ए मेल क्लाइंट ऑन द प्रॉपर यूज ऑफ क्रचेज। ठीक है, नर्स क्या कर रही है, इंस्ट्रक्ट कर रही है मेल क्लाइंट को कि आपको किस प्रकार से क्रचेज का प्रॉपर यूज करना है। उस क्लाइंट को हुआ क्या है, तो एंकल इंजरी हुई है। ही विल बी रिक्वायर्ड टू बी नॉन वेट बियरिंग, उसको सजेस्ट किया गया है कि आपको नॉन वेट बियरिंग वॉकिंग करनी है फॉर कब तक, 4 to 6 वीक तक। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रच गेट शुड द नर्स टीचेज दिस क्लाइंट फॉर सेफ एम्बुलेशन। ठीक है, तो नर्स को क्या करना है, कौन किस प्रकार की क्रच गेट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगी, इंस्ट्रक्ट करेगी, क्लाइंट को टीच करेगी कि सेफ एम्बुलेशन कर पाए, सेफ को मूवमेंट कर पाए। ऑप्शंस में क्या है, तो क्या पूछा गया, नॉन वेट बियरिंग करना है तो कौन सी गेट उसके लिए अच्छी रहेगी, बस इतने एमसीक्यू है। 2 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट, 4 पॉइंट गेट, नन देयर इज नो स्पेशल गेट फॉर क्रच ट्रेनिंग। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा? तो देखिए, क्रच ट्रेनिंग तो जरूरी होती है, तो अपना जो ऑप्शन नंबर डी है वो तो क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि नो स्पेशल गेट फॉर क्रच ट्रेनिंग, ये गलत है। गेट ट्रेनिंग जरूरी होनी चाहिए। तो देखिए इस एमसीक्यू के अंदर हमारा क्या रहेगा करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन क्या है अपना, बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ अपन क्या देंगे, 3 पॉइंट गेट देंगे, नॉन वेट बियरिंग करवाना है इसलिए। बाकी के देखो 2 पॉइंट गेट एंड 4 पॉइंट गेट दोनों के अंदर क्या है, वेट बियरिंग होता है। कौन सी नॉन वेट बियरिंग होगी, तो 3 पॉइंट गेट होगी। ठीक है, जब कभी भी लेग इंजर्ड होता है तो ये कौन सा रहता है, सेफेस्ट मेथड रहता है। ठीक है, सेफेस्ट गेट रहता है 3 पॉइंट गेट, एकदम सेफ रहता है लेग इंजरी के अंदर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर करते क्या है कि ये जो दोनों क्रचेज है, राइट एंड लेफ्ट साइड वाली, और इसके साथ में लाइक अपना जो राइट साइड का लेग है वो क्या हो गया, लेफ्ट साइड का लेग क्या है वो क्या हो गया, इंजर्ड हो गया। ठीक है, तो क्या करते हैं इसके अंदर, तो ये अपना क्या है, राइट लेग, ये तो इंजर्ड हुआ नहीं, तो इसको हम रखेंगे किसे, पीछे। बाकी की दोनों क्रचेज को और लेफ्ट लेग को जो इंजर्ड था, इन तीनों को अपन क्या करते हैं, एक साथ में आगे लाते हैं। तो इस ये क्या होती है, 3 पॉइंट गेट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, 3 पॉइंट गेट। बाद में जो है वो स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमिटीज को हम इसके अंदर पीछे रखते हैं, बाद में क्या करते हैं, इसको आगे लेके आते हैं। इस टाइम जो है अपनी बॉडी का जो वेट है किन पे रहेगा, इस क्रचेज पे रहता है। ठीक है, बाकी आप सभी ने पढ़ाई होगा कि अपनी एक्जिला से 3 से 4 फिंगर्स जो है वो ऊपर रहना चाहिए, एक्जिला उसके ऊपर टच नहीं रहना चाहिए। ठीक है, उसे जो पालसी होने से अपन बचा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कौन सा, 3 पॉइंट गेट। अब 2 पॉइंट गेट और 4 पॉइंट गेट दोनों ही क्या, वेट बियरिंग है, जिसके अंदर पेशेंट जो है वो स्लाइटली वेट बियर कर सकता है। और 2 पॉइंट गेट से पेशेंट को चलने में क्या रहती है, स्पीड रहती है। 4 पॉइंट गेट से वो किस प्रकार से चल पाएगा, स्लो मूवमेंट कर पाएगा, स्लो एम्बुलेट कर पाएगा पेशेंट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन का अपना करेक्ट आंसर क्या रहेगा, एमसीक्यू का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, द 3 पॉइंट गेट सेफेस्ट रहता है। किस प्रकार से चलता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, Which of the following positions would best aid breathing for a patient with acute pulmonary edema? क्या पूछा गया है, एक पेशेंट जिसको क्या है, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा है, तो कौन सी पोजीशन उसके लिए बेस्ट है ब्रीथिंग को इजीली इनहेल करने के लिए। ठीक है, मतलब एडिमा हो रखा है पल्मोनरी, तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी आएगी, तो ऐसी कौन सी अपन पोजीशन को ऐड करेंगे ताकि उसकी ब्रीथिंग जो पैटर्न है वो अच्छा रहेगा। ऑप्शन क्या है, लाइंग फ्लैट इन बेड, क्या पेशेंट को बेड पे सीधा लेटा दो, लेफ्ट साइड लाइन पोजिशन दे दो, हाई फॉलोअर पोजिशन दे दो, या फिर सेमी फॉलोअर पोजिशन दे दो। क्या होगा अपना आंसर इसमें? देखिए इसके अंदर जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा अपना, हाई फॉलोअर पोजिशन। ठीक है, हाई फॉलोअर पोजिशन क्या रहेगा अपना, करेक्ट रहेगा, क्योंकि क्या बताया गया यहाँ पे, एडिमा बताया गया। तो हाई फॉलोअर अपन जब पोजिशन देंगे तो ये क्या करेगा, फैसिलेट
ब्रीथिंग पैटर्न प्लस रिड्यूस वेनस रिटर्न। ठीक है, तो ब्रीथिंग पैटर्न को क्या करेगा, ये अच्छा कर देगा, साथ साथ में जो वेनस रिटर्न है वो लंग्स के पास में उनको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, जिससे एडिमा भी सबसाइड हो जाएगा। बाकी लाइंग फ्लैट लेफ्ट साइड लाइन पोजिशन ये तो प्रॉब्लम एग्रीवेट करेंगे, ठीक नहीं करेंगे। सेमी फॉलोअर पोजिशन अच्छा ऑप्शन रह सकता है, मगर जब ऑप्शन के पास में हमारे पास में राइट फॉलोअर है तो प्रायोरिटी अपन किसको देंगे, हाई फॉलोअर पोजिशन को अपन यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, A client hospitalized with MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus is placed on contact precaution। देखो एमसीक्यू में एमसीक्यू मिल गया आपको। ये एमसीक्यू भी मैंने बहुत बार एग्जाम में देखा है कि जब MRSA होते हैं तो किस प्रकार का प्रिकॉशन रखते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। ठीक है, इस प्रकार से आपको पढ़ाई करते हुए अपने कंप्लीट करना आपका। ठीक है, ऐसे नहीं बस आप एमसीक्यू पढ़ रहे हो उसका आंसर आपको मिल गया, हो सकता है उस एमसीक्यू से आप 2-3 एमसीक्यू 4 एमसीक्यू भी सीख सकते हो। ठीक है, Which statement is true regarding precaution for infection spread by contact। ठीक है, Which statement is true regarding precaution for infection spread by contact। ठीक है, क्या रहेगा अपना आंसर इसमें, द क्लाइंट शुड बी प्लेस्ड इन ए रूम विथ नेगेटिव प्रेशर, कि भाई नेगेटिव प्रेशर वाले रूम में रखो क्लाइंट को। इन्फेक्शन रिक्वायर क्लोज कॉन्टैक्ट, ये इन्फेक्शन को होने के लिए क्लोज कॉन्टैक्ट चाहिए। देयरफॉर डोर में रिमोन एपन, कि आपको करना है डोर को आपको जो ओपन रख देना है, क्योंकि ये जो कॉन्टैक्ट से होगा तो डोर ओपन रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ट्रू रिगार्डिंग प्रिकॉशन पूछा आपसे, ट्रांसमिशन इज हाईली लाइकली सो द क्लाइंट शुड वियर फेस मास्क, वियर ए मास्क एट ऑल द टाइम, कि भाई क्लाइंट को जो आपको करना है फेस मास्क उसको पहनाना है। इन्फेक्शन रिक्वायर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट एंड इज प्रिवेंटेड बाय हैंड वॉशिंग ग्लोव्स एंड गाउन, कि आपको जो है इन्फेक्शन जो है वो किस प्रकार से प्रिकॉशन कर सकते हो इन्फेक्शन का, तो कौन सा ऑप्शन जो अपना यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखो एमसीक्यू में आपको बता दिया है विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग प्रिकॉशन, तो कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो प्रिकॉशन के लिए ट्रू है, जबकि इन्फेक्शन कैसा है, कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन है, कॉन्टैक्ट से वो फैलता है, तो अपना आंसर क्या जाएगा यहाँ पे। तो देखिए इसके अंदर जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से फैलता है, तो अपने क्या करना है, हैंड वॉशिंग करना है, ग्लोव्स एंड गाउन्स वगैरह पहन के आपको क्लाइंट को अप्रोच करना है। ओके, बाकी इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाली बात है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट से फैलता है, तो आपको ध्यान में रखना है। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन अपन रखना चाहते हैं तो कैसे रखोगे, ऑप्शन डी अपना क्या है, करेक्ट रहेगा। तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ कि आज को आपका जो वीडियो लेक्चर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने सीखी है, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हमने यहाँ पे लर्न किए हैं, कुछ न्यू थिंग्स हमने सीखी है। तो कुछ चीज़ें जो है मेरे साथ साथ में आपने भी नोट डाउन की होगी, ये मैं आप लोगों से उम्मीद रख रहा हूँ, क्योंकि नोट डाउन नहीं करोगे, अपने खुद से हाथ से कुछ लिखोगे नहीं, तब तक आपको ब्रेन के अंदर भी प्रॉपर तरीके से स्टिमुलस नहीं मिलेगा और अच्छे से कैच नहीं हो पाएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो नोट बुक लेके बैठना है मेरे एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है, ताकि एक तो लास्ट मिनट रिवीजन के अंदर हेल्प मिले, प्लस जो हम लिख रहे हैं वो हमें क्या रहता है, याद रह जाता है लंबे टाइम तक। जब भी फिर आप इनसे रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यू सोल्व करते हो या फिर यहाँ पे कुछ न्यू एमसीक्यू मिलता है तो आप उसके अंदर लिख लिया कीजिए, ताकि आपको फर्दर ये बार ये एक वीडियो देखने का आपको नीड ना पड़े, एक वीडियो से आप जब मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप गेन कर सको। इसके लिए रिटर्न जरूरी है साथ साथ में। तो इसी के साथ आपको टेस्ट सीरीज़ के लिए वापस मैं बताना चाहूँगा, टेस्ट सीरीज़ मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी हाईली सिलेक्टिव एमसीक्यूज़ के साथ हमने टेस्ट सीरीज़ बनाई हुई है। तो जिसके लिए आप सभी को मैं टेस्ट सीरीज़ रिकमेंड करूँगा अपनी आरआरबी केजीएमयू के लिए, नोट सेट 8 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली उनके लिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, डेली अपने पेरेंट्स से बात कीजिए ताकि आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलता रहे। आपको कहीं से किसी भी यूट्यूब से किसी भी अन्य प्रकार का मोटिवेशन की आपको नीड नहीं पड़ेगी अगर आप अपने पेरेंट्स के टच में हो तो। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।